तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दो भाई, उन्हें कत्ल के इल्जाम में दिल्ली की एक अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। दोनों जेल चले गए, सजा काट रहे हैं। करीब 16 साल बीत जाते हैं। 16 साल के बाद 14 मई 2006 की एक तारीख, मुंबई का भिंडी बाजार वो इलाका है जो कभी अंडरवर्ल्ड के लिए बड़ा बदनाम कुख्यात रहा। कहते हैं इस इलाके पर दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी का कब्जा था। फिर धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम देश छोड़कर 93 ब्लास्ट के पास भाग गया। फिर कुछ छोटे मोटे गैंगस्टर या फिर फ्रीलांसर, शार्प शूटर, ये लोग भिंडी बाजार में अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करते रहे। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी किलिंग बहुत सारी हुई। तो भिंडी बाजार का चेहरा बड़ा बदनाम था उस दौर में। उसी भिंडी बाजार में 14 मई 2006 की सुबह सारी दुकानें खुलने वाली थी। एक कसाई की दुकान खुलनी थी। दुकान का मालिक रोजाना की तरह अपनी दुकान पर पहुंचता है, दुकान का शटर खोलने की कोशिश करता है और तभी उसकी नजर उसके ठीक दुकान के बाहर एक पॉलीथिन पर पड़ी मिलती है। जाकर करीब देखता है, पॉलीथिन खोलता है। जैसे ही पॉलीथिन खोलता है उसके हाथ से वो पॉलीथिन छूट जाता है। बड़ा सा पॉलीथिन था। उस पॉलीथिन में एक इंसानी धड़ था, मतलब हेडलेस बॉडी, टोर्सो, गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा। वो बदहवास चीखता है, लोग उसकी आवाज़ सुनते हैं, करीब आते हैं। पॉलीथिन हाथ से गिर चुका है। उस पॉलीथिन के अंदर उस इंसानी जिस्म का टुकड़ा कुछ अब बाहर भी दिखाई दे रहा है। लोग समझ जाते हैं। फौरन कोई पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर आती है, उस इंसानी आधे अधूरे टुकड़े को उठाती है, हॉस्पिटल भेज देती है और अब तफ्तीश शुरू करती है। आसपास तमाम लोगों से पूछताछ होती है, कोई जानकारी नहीं मिलती। 2006 का दौर, सब सीसीटीवी कैमरे भी उस तरीके से उसका जाल नहीं था जो आज है। और फिर भिंडी बाजार जिस चीज़ के लिए कुख्यात बदनाम था, तो वहाँ की पुलिस के लिए भी कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कत्ल वहाँ हो चुके थे। लेकिन जिस तरीके से एक आधी अधूरी लाश एक कसाई की दुकान के बाहर पड़ी मिली, पुलिस थोड़ी सी हैरान थी। और जिस बेरहमी से मारा गया था उससे ये था कि मतलब कातिल ऐसे ही कत्ल करना चाहता था। अब पुलिस तफ्तीश में लगी रही, तमाम मुखबिरों को एक्टिव कर दिया गया, लेकिन कोई खबर नहीं। इस दौरान भी जो आधी अधूरी लाश थी, अब उसका डीएनए कराने का फैसला किया गया। लेकिन डीएनए कैसे हो, किससे हो, क्योंकि मरने वाले की अब तक कोई शिनाख्त ही नहीं है। तो फिर यह तय किया गया कि हाल के वक्त में मुंबई में जितने लोग गायब हैं उनके रिलेटिव से इसका डीएनए मैच करा जाए। हो सकता है मिसिंग पर्सन में से कोई एक हो। तो मुंबई में जितने गुमशुदा लोग थे उन सब की अब प्रोफाइलिंग निकाली गई और इस आधी अधूरी लाश के साथ डीएनए का सैंपल लेकर उसका मिलान किया गया। कोई फायदा नहीं, किसी से मैच नहीं किया। अब चेहरा था नहीं, क्योंकि सरगायब, पहचानने में और मुश्किल। अब पुलिस कातिल को कैसे ढूंढे? पहले तो उसको मरने वाले की ही पहचान पता करनी थी। अब मरने वाला कौन है, ना उसका नाम है, ना चेहरा है, ना कोई पहचान है, ना पता है। तो तमाम दिक्कतें, पुलिस वाले फिर भी कोशिश में लगे रहे। धीरे धीरे वक्त बीता, दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजरते गए। 10 साल बीत गए। 10 साल तक इस कत्ल का खुलासा नहीं हुआ। खुलासा छोड़िए, वो लाश के टुकड़े किसके थे, मुंबई पुलिस ये भी पता नहीं कर पाई। लगभग अब ये केस एक, समझ लीजिए कि अंधे फाइल में पहुंच गई, जहाँ से अब ये है कि कभी करिश्मा हो तो शायद खुल जाए। हालांकि इस दौरान जब तक बीच में पुलिस वालों ने तमाम कोशिश की, पर कोई सुराग मिला नहीं। इस दौरान में बहुत सारे मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन जो हुलिया और बाकी चीज़ें उससे भी मिलान नहीं हो पाया। पुलिस तब चूँकि डीएनए सैंपल रखे हुए थे, तो उससे भी मिलाने की कोशिश की आने वाले कई सालों तक, पर किसी से मैच नहीं किया। 2006 में ये लाश के टुकड़े मिले थे। 2016 आ गया। 2016 में अचानक एक दिन इसी भिंडी बाजार के एक पुलिस इंस्पेक्टर
सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, फ़ोन की घंटी बजी, उन्होंने फ़ोन उठाया, सामने एक मुखबिर था। मुखबिर ने कहा कि 14 मई 2006 का एक केस है आप ही के इलाके के, लेकिन आप तब थे नहीं, तब कोई और थे। तो आपको याद है एक कसाई की दुकान के बाहर से किस तरह की लाश। अब वो जो उस वक्त मौजूदा इंचार्ज 2016 में, उनको ये केस भूले नहीं, क्योंकि इस पे बहुत काम हुआ था। जब वो आए तब भी उनके सामने वो आधी अधूरी फाइल जैसे आधी अधूरी लाश थी, जिसका कोई केस सॉल्व हुआ नहीं, कुछ सुराग मिला नहीं। उन्हें पता था अनसॉल्व केसेस की गिनती में वो भी एक केस शामिल था। तो मुखबिर के कहने पर, हाँ मुझे याद है, बताओ क्या हुआ। कहता मैं जानता हूँ मरने वाले का नाम क्या है और उसे किसने मारा। 10 साल के बाद एक केस जो अनसुलझा, तमाम पुलिस वाले लग गए, ना मालूम उसे एक केस की शिनाख्त के लिए कितने लोगों का डीएनए मिलान करा दिया गया, कोई सुराग नहीं मिला। और अचानक एक सुबह सुबह एक शख्स फ़ोन करके एक पुलिस अफसर को कह रहा है कि मैं जानता हूँ 10 साल पुराने उस कत्ल की असलियत, कातिल की पहचान और मरने वाले का नाम। इंस्पेक्टर साहब ने कहा अच्छा बताओ कौन है मरने वाला। उसने कहा कि मरने वाले का नाम है किशन खारवा, और किशन खार लगभग 50 साल के आसपास की उसकी उम्र है, और वो मुंबई का ही रहने वाला है। और एक पता बताया उसने कि यहाँ उसका घर है, उसकी एक बीवी है, 4 बच्चे हैं, और आज भी हैं। पुलिस वाले हैरान कि मुंबई में ही ये 4 बच्चे हैं, बीवी, और आज तक ये पता ही नहीं। और वो जो पता दिया उसने, वो बहुत दूर भी नहीं, भिंडी बाजार से। तो उसने कहा ठीक है, और मारने वाले का नाम, उसने कहा फिरासत। अब इंस्पेक्टर साहब ने दोनों नाम नोट किए, वापस थाना आए, और आसपास के सारे थानों में उन्होंने पूछा कि क्या कोई किशन खारवा नाम के शख्स की मिसिंग रिपोर्ट है। पूरे मुंबई के थाने को छान मारा, इस नाम की कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी। पुलिस को लगा कि कहीं मुखबिर मतलब इस बार फंस गया, गलत जानकारी दे दी। लेकिन मुखबिर भी पक्का था, क्योंकि कभी गलत इन्फॉर्मेशन उसने दी नहीं। और मुंबई में पुलिस वाले वही कामयाब माने जाते हैं जिनका नेटवर्क बड़ा सॉलिड हो, जिनके मुखबिर बड़े भरोसे के हों। जितने टॉप पुलिस ऑफिशियल हैं, उन सब की कामयाबी के पीछे, उनके कामयाबी के साथ जो हाथ है, ऐसे ही मुखबिरों का रहा। तो इंस्पेक्टर को ये भी है कि मुखबिर गलत कम से कम खबर नहीं देगा, लेकिन वो हैरान भी हो रहा है कि पूरे मुंबई में 1 साल 10 साल हो गए एक शख्स को गायब हुए, और किसी थाने में उसकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं, जबकि उसका पूरा परिवार यहाँ है। अब एक टीम उसके परिवार को ढूंढने में लग गई, क्योंकि उसने इलाका बताया था, पता उसे नहीं मालूम। ढूंढते ढूंढते आखिरकार एक दिन पुलिस की टीम एक घर में पहुंचती है। पता चलता है कि यही वो घर है जहां किशन खारवा नाम का शख्स रहता। आस पड़ोस से पहले पता किया गया तो कहा गया हाँ साहब वो तो सालों से इधर दिखाई नहीं दिया, कहीं चला गया शहर छोड़कर। परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे हैं। पत्नी का नाम था बंसी बेन, गुजरात से। बंसी बेन छोटे मोटे काम किया करती थी। पुलिस घर पहुंची, 4 बच्चे थे, बंसी बेन भी मिली। पुलिस ने पूछा तुम्हारा पति कहाँ है। उसने कहा साहब वो शराब वराब पीकर इधर उधर बहुत मारपीट भी करता था, और एक रोज़ हमारी बड़ी लड़ाई होती थी, और एक रोज़ पता नहीं वो कहाँ चला गया, उसके बाद से लौटा नहीं। पुलिस ने पूछा तुमने ढूंढने की कोशिश की। उसने कहा हाँ ढूंढने की कोशिश की। पुलिस ने पूछा तुमने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। उसने कहा हाँ जी रिपोर्ट लिखा है। उसने कहा किस थाने में। अब यहाँ से बंसी बेन घबरा गई। उसने कहा रिपोर्ट लिखाई है तो अभी आज भी थाने में मौजूद होंगे वो पेपर। पहले उसने कहा लिखाई मेरे पास पेपर नहीं है, गुम हो गया, 10 साल हो चुके हैं। पुलिस ने कहा अच्छा थाना बताओ, हम जाकर वहाँ से पता करते हैं। तब उसने कहा नहीं साहब हमने रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो कहा जिसका पति 10 साल से गायब हो और वो 4 बच्चों के साथ आराम से रह रही है, कभी खोजने की कोशिश नहीं की, कुछ तो गड़बड़ है। अब बंसी बेन से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। जब बंसी बेन से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई, फिर उसने खुलासा किया। उसने कहा साहब मेरा जो पति था किशन, वो शराब के नशे में अक्सर झगड़ा करता, बच्चों पर भी हाथ उठाता, मुझ पर भी हाथ उठाता। मैं बड़ी मुश्किल से कमाती, वो पैसे भी ले लेता। बरसों उसके जुल्म सहे, फिर सहा नहीं गया। तो मैंने एक रोज़ तय कर लिया कि इसको रास्ते से हटा देंगे ताकि मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। तो इसीलिए मैंने अपने पति के नाम की
एक सुपारी निकाल दी, 2 लाख रुपए की सुपारी। अब पुलिस के लिए अजीब था। उसने कहा चलो 2 लाख की सुपारी दी, मुंबई में बहुत सारे सुपारी किलर हैं जो सुपारी लेते हैं, पुलिस के रडार पे है, मुखबिर जानते हैं। तो उसने कहा किसको सुपारी दी, उसका नाम बताओ। उसने एक नाम लिया, उसने कहा फिरासत। पुलिस ने कहा ठीक है। अब पुलिस वहां से लौटती है और चूंकि सुपारी देने की बात कबूल कर ली, शांतिबेन को अरेस्ट कर लेती है। अब शांतिबेन को अरेस्ट करने के बाद अब फिरासत, पुलिस को लगा यूं फिरासत हाथ में आएगा, लेकिन मुंबई के अपने सारे नेटवर्क खोल दिए, सारे घोड़े दौड़ा दिए। पता चला कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर या सुपारी किलर फिरासत नाम का यहां है ही नहीं। अब आधी कामयाबी मिली, आधी नहीं। सुपारी देने वाली तो हाथ आ गई, लेकिन जिसको सुपारी दी उसका आता पता नहीं, कौन है, कैसा दिखता है, क्या शक्ल है, कहाँ रहता है, क्या पता है। अब पुलिस फिरासत की तलाश में लगी हुई है, फिरासत हाथ नहीं आ रहा है, पर पुलिस ने भी हिम्मत नहीं आ रही, लगी रही। आखिरकार एक रोज एक और मुखबिर से खबर मिली कि साहब फिरासत नाम का एक बंदा मुंबई में है। पुलिस की टीम पहुंचती है उस जगह पर, मुखबिर के बताए, वहां जाती है, फिरासत उसके हाथ लग जाता है। पहले तो फिरासत दाएं बाएं की बातें करता है, लेकिन जब फिरासत को शांति बल्कि बंसी बेन के साथ पुलिस बिठाती है तो वो घबरा जाता है। उसे लग जाता है कि जिसने सुपारी दी जब वही पुलिस के सामने बैठी है तो लेने वाला फिर क्या बचेगा। वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, कहता साहब मुझे बंसी बेन ने सुपारी दी थी, तो मैंने अपने भाई के साथ मिलकर 13 मई की रात इसके पति किशन खारवा को मारा। सर कहीं और फेंका, हाथ कहीं और फेंके, पैर कहीं और फेंका, कुछ समुद्र में फेंका। धड़ बच गया था, वक्त काफ़ी हो गया था, इसलिए वो ले जाकर एक कसाई की दुकान के बाहर फेंक दिया कि उससे कोई शिनाख्त तो होने से रही, चेहरा तो है नहीं। अब उसने भी जुर्म कबूल कर लिया, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब उसने कहा तुम्हारा भाई, उसने अपने भाई का नाम बताया, शाहनवाज। उसने कहा वो कहाँ, उसने कहा मुझे पता नहीं, वो शायद निकल गया, मेरी गिरफ्तारी की खबर उसे मिल गई। अब यहाँ पर भी पुलिस को पूरी कामयाबी नहीं मिली। सुपारी देने वाली हाथ में, सुपारी लेने वाला पकड़ा गया, लेकिन दूसरा कातिल फरार है। खैर पुलिस इन दोनों मतलब शांतिबेन और उसको पकड़कर चार्जशीट वार्जशीट दाखिल करती है और जेल भेजने की तैयारी कर रही होती है। तभी पुलिस अब इस बात पे हैरान थी कि मुंबई में जितने कॉन्ट्रैक्ट किलर या सुपारी किलर हैं सबकी कुंडली तो है, इस फिरासत नाम की कुंडली क्यों नहीं है। तो पता करना शुरू किया कि आखिर ये फिरासत का बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ रहता है, क्या करता है। तो पता चला कि फिरासत दिल्ली के करीब यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला है और उसका भाई है शाहनवाज। अब पुलिस ने उससे और जब पूछताछ की तो फिर मुंबई पुलिस भी हैरान रह गई। पता चला कि ये उम्र कैद का कैदी है। दिल्ली की एक अदालत ने इस उम्र कैद की सज़ा सुनाई, न सिर्फ इसे बल्कि इसके भाई शाहनवाज को। और उम्र कैद का कैदी जो दिल्ली में सज़ा जिसे सुनाई गई, जिसे जेल में होना चाहिए, वो मुंबई में आकर एक कत्ल कर रहा है सुपारी लेकर। ये कैसे? तो पुलिस ने फौरन मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया। उसने कहा हमने एक कत्ल के मामले में एक शख्स को पकड़ा है, उसका नाम फिरासत है और दूसरा आरोपी है शाहनवाज, वो हाथ नहीं आया, इसकी हिस्ट्री क्या है। तब दिल्ली पुलिस 2006 में जो मुंबई में कत्ल हुआ उससे 10 साल पुरानी एक दूसरी कहानी सुनाती है, 1996 की कहानी। दिल्ली में एक मार्केट में 2 अलग अलग लोग कपड़े खरीदने के लिए होलसेल मार्केट में गए थे। वो कपड़े खरीद रहे थे, उनमें एक साड़ी थी। वो साड़ी पता नहीं क्यों दोनों ग्रुप को बहुत पसंद आ गई। एक ग्रुप में फिरासत और शाहनवाज और दूसरा ग्रुप कोई और था। अब वो साड़ी एक ही थी, दोनों ग्रुप चाहता था कि वो साड़ी वो ले ले। तो फिरासत और शाहनवाज दोनों अड़ गए कि ये हमें चाहिए, तुम छोड़ो इसको। वो भी अड़ गए, इस बात पे लड़ाई हुई। बाद में खैर वो साड़ी उनको ही मिली, दूसरे जो ग्रुप थे, और वहाँ से चले गए। उनके जाने के 4-5 घंटे के बाद फिरासत और शाहनवाज अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके इलाके में पहुंचता है और चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिससे झगड़ा हुआ उस साड़ी को लेकर।
बाद में उसे घायल हालत में दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसकी मौत हो जाती है। फिरासत और शाहनवाज पकड़े जाते हैं, इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और अदालत में फिर दिल्ली की निचली अदालत लोअर कोर्ट फिरासत और शाहनवाज को उस शख्स के कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा दे देती है। 1996 में हुआ, 1999 में सज़ा हो गई। अब इस सज़ा को दोनों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इस चैलेंज के साथ साथ दोनों ने बेल एप्लीकेशन भी मूव कर दिया। इत्तेफाक से 2000 में दोनों को ज़मानत मिल गई, फिरासत और शाहनवाज को। दोनों ज़मानत पर बाहर आए और फिर ऐसा बाहर आए कि बस रफू चक्कर हो गए, दिल्ली ही छोड़ दिया। इसके बाद ये झारखंड, बंगाल, आंध्रा, मुंबई यहीं छुपते रहे और इनका कपड़ों का कारोबार था। एक भाई कपड़ा खरीदता है, एक भाई सप्लाई करता, और इसी तरीके से ये अपने मुरादाबाद और दिल्ली को छोड़कर अलग अलग राज्यों में ज़िंदगी बिताते रहे। लंबा वक्त बीत गया, इधर पुलिस ढूंढ रही है, उधर हाई कोर्ट में जो चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने भी फिर उनकी वो खारिज कर दी। कहानी लोअर कोर्ट का फैसला सही है, उम्र कैद की सज़ा बरकरार रहेगी। लेकिन जिसकी बरकरार रहेगी वो दोनों तो जेल के बाहर हैं, फुर हो चुके हैं। तो अब दोनों को दिल्ली पुलिस भी ढूंढ रही है, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 2000 में भागे थे, तब से कोई सुराग नहीं। जेल से भागने के बाद मई में 2006 में ये दोनों मुंबई में थे। जब इत्तेफाक से जिस इलाके में थे उसी इलाके में ये बंसी बहन से ये टकरा गए। इन्हें पैसों की ज़रूरत थी तो इन्होंने 2 लाख की वो सुपारी ले ली उसके उसी पति को मारने के लिए और फिर मार डाला। खैर, उसके बाद अब फिरासत तो पकड़ा गया, लेकिन शाहनवाज का भी हाथ नहीं आया। फिर इसे जेल भेज दिया गया। अब ये पहुंचा जेल जाने के बाद अब फिरासत जेल में है, शाहनवाज अब तक बाहर है। 2021 में दूसरी बार इसे जमानत मिलती है। अब इधर दिल्ली से भी भागा हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस को ये सौंप नहीं सकती थी मुंबई पुलिस, क्योंकि उन्होंने पकड़ा था उसके क्राइम के इसमें, जुर्म में, मर्डर जो हुआ। तो दिल्ली पुलिस का ये था कि भाई वहाँ सज़ा पूरी करेगा तब हमें मिलेगा। अब वहाँ अभी सज़ा का ऐलान भी नहीं हुआ है। वो जेल में 2016 से 5 साल हो गए। 2021 में मुंबई हाई कोर्ट से फिरासत को जमानत मिल जाती है। जमानत मिलती है सशर्त कि आप रहोगे, हाजिरी लगाओगे। 2 हफ्ता तो ठीक, तीसरे हफ्ते से गायब, फिर से जमानत पर गायब। पहला तजुर्बा तो था इसका। अब वो जमानत पर गायब, फिर मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस से पूछ रही है। दिल्ली पुलिस कह रही है भाई अगर तुम हमें ही दे देते तो कम से कम तिहाड़ तो पहुंचा देते। अब ये चक्कर चलता रहा, उसके बाद गायब। दूसरा आरोपी कभी मुंबई पुलिस के हाथ लगाए नहीं। अब उसके बाद 21 में जमानत पर भागा, 5 साल और बीत गए। अब 2026 आ गया। 2026 आया, इधर दिल्ली पुलिस अब भी लगी हुई है कि यार ये पुराने हमारे जो भागे हुए 2000 से 26 साल हो चुके हैं, सोचिए हाथ आ जाए। और जो मर्डर किया था 1996 में, यानी 30 साल हो गए। तो आखिरकार अभी इसी महीने जुलाई में दिल्ली पुलिस को अब एक मुखबिर से खबर मिलती है कि ये जो है एक भाई ये मुरादाबाद में आया हुआ है और दूसरा भाई झारखंड के गोड्डा में है, और ये दोनों इस तारीख को यहाँ होंगे। अब ये था कि अगर एक भाई, चूंकि एक दूसरा तो हाथ आया ही नहीं मुंबई पुलिस के भी, को अगर अरेस्ट कर लेंगे, जैसे मुंबई में फिरासत को अरेस्ट किया तो शाहनवाज भाग गया, तो इस बार दिल्ली पुलिस ने ये की चालाकी कि अगर इनको पकड़ना है तो एक ही वक्त में, एक ही तारीख में, चाहे अलग अलग जगहों से, क्योंकि एक को पकड़ा और दूसरे को नहीं पकड़ पाए तो उसको तक खबर पहुंच जाएगी उसकी कि गिरफ्तार हो चुका है। तो फिर पूरी प्लानिंग हुई। दिल्ली पुलिस की 2 टीमें एक साथ मुरादाबाद पहुंचती हैं सादी वर्दी में, और एक झारखंड के गोड्डा, और एक ही वक्त में, एक ही दिन दोनों टीमें 2 घरों में दबिश डालती हैं। नसीब ने साथ दिया, एक झारखंड से पकड़ाता है, एक मुरादाबाद से, और इस तरीके से पहली बार फिरासत और शाहनवाज अब दोनों चंगुल में हैं। और अब यहाँ कहानी ये पलट गई कि 2016 में जब फिरासत पकड़ा गया
तो मुंबई का केस था, वो मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंपा नहीं। अब जब वो मुंबई से भागा तो अब दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। अब दिल्ली पुलिस का पहला केस है, पहला हक है, क्योंकि 96 का है, तो पहला हक, पुराना मामला है, तो पुराना दामाद तो यहीं का हो गया। तो अब दिल्ली पुलिस जो है पकड़ी हुई है, मुंबई पुलिस कह रही भैया दे दो। इन्होंने कहा तुमने हमें दिया था, तो अब पहले यहाँ अपनी सज़ा काटेगा उम्र कैद की, फिर तुम्हें देंगे। अब एक इंसान 2 उम्र तो काट नहीं सकता है। तो अब ये आगे कानूनी जो भी होगा, जब सुनवाई होगी तो शायद मुंबई भेजा जाए या फिर जूम के ज़रिए हो। लेकिन अब 2 बार ज़मानत तोड़कर भागा ये दोनों कैदी, इस वक्त दिल्ली पुलिस की हिरासत में, अब फिर से वापस जेल पहुंच चुका है। यानी 2 ऐसे लोग जिन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली, ज़मानत पर बाहर आया, और दूसरा कत्ल करता है। एक तो इस पर बहुत सवाल उठते हैं कि जब सज़ा हो गई, उम्र कैद की सज़ा हो गई, तो फिर इस तरह से इतनी आसानी से ज़मानत कैसे मिल जाती है? ये सोचने वाली बात है। तो खैर, आज की कहानी में इतनी ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।